आखिर इस लड़की की शादी एक भिखारी से क्यों हो रही है और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। यह आदमी काम से लौटकर अपने घर आता है तो देखता है उसके घर के जूठे बर्तन उसी तरह से पड़ा है। वह अपनी पत्नी से पूछता है अभी तक घर के बर्तन क्यों नहीं धुले हैं। उसकी पत्नी भी किसी लड़की पर गुस्सा होने लगती है। वह लड़की एक रोटी में तेल और नमक पोतकर उसे खाने ही वाली थी, तभी आदमी की पत्नी वहाँ आ जाती है और लड़की को रोटी नहीं खाने देती है और उसको डांट दबेर कर उससे बर्तन साफ करवाने लगती है। दरअसल यह पति और पत्नी इस लड़की के चाचा चाची हैं, जो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और लड़की को इनके साथ रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। लड़की का नाम सुमन है, जो भूखी थी और वह भूखे पेट ही जूठे बर्तन साफ करने लगती है। तभी सुमन की नानी और मामा जी आ जाते हैं। सुमन दौड़कर अपनी नानी के पास जाती है और उनसे लिपट कर रोने लगती है। सुमन की नानी उसके चाचा चाची से कहती है, तुम लोग आदमी हो या कसाई, कोई इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या। सुमन की चाची उसकी नानी से कहती है, तुमको इतनी फिक्र है तो इसको अपने साथ लेकर जाओ। यह सुनकर सुमन की नानी उसकी चाची से कहती है, कलमुही तुम तो चुप ही रहो। सुमन के मामा भी उसके चाचा को खूब डांटते हैं। वे कहते हैं, तुम लोग अपने भाई की जायदाद बेचकर खा गए और आज तुम लोगों की आवाज निकल रही है। और तुम लोगों ने इस लड़की को क्या कहा, अनाथ। जिस लड़की के दो मामा और दो मामियां हैं, वह अनाथ कैसे हो सकती है। सुमन के मामा अपने साथ लाई हुई मिठाई को उसके चाचा को देते हैं और सुमन को लेकर चले जाते हैं। सुमन के चाचा ने उसके मामा द्वारा दी हुई मिठाई को फेंक दिया था, पर उनके जाने के बाद सुमन के चाचा उस मिठाई को उठा लेते हैं। सुमन अपनी नानी और मामा के साथ उनके घर आ जाती है। सुमन की नानी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, इस घर पर जितना मेरे दोनों बेटों का अधिकार है उतना ही मेरी बेटी का भी था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम लोग सुमन का मेरी बेटी की तरह ही ख्याल रखना। सुमन के मामा उसकी नानी से कहते हैं, माँ मैं सुमन के लिए बाजार चप्पल लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर दोनों मामियाँ अजीब तरह का मुँह बनाने लगती है और यह देखकर सुमन समझ जाती है कि उसकी दोनों मामियां उसे इस घर में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। सुमन अपनी दोनों मामियों की बेटियों को गले से लगा लेती है, लेकिन सुमन की दोनों मामियां अपनी बच्चियों को सुमन से दूर हटा देती है। हाय रे सुमन की फूटी किस्मत, यहाँ पर भी सुमन अकेली है। रात को सुमन अपने दोनों मामा की बेटियों के साथ खेल रही थी। यह देखकर सुमन की मामियां उसको बहुत डांटती है, लेकिन सुमन के दोनों मामा सुमन से बहुत प्यार करते थे, पर वे भी अपनी पत्नियों के आगे मजबूर थे और इस समय सुमन की एकमात्र सहारा उसकी नानी ही थी। सुमन को जब भूख लगती थी तो उसकी मामियां उसे जली हुई रोटी खाने को देती थी और उससे घर के सारे बर्तन साफ करवाती थी। 15 साल बाद सुमन अब बड़ी हो गई थी और वह अपनी नानी की फोटो को देखकर रो रही थी, क्योंकि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं है। सुमन की बड़ी मामी आकर उससे कहती है, इस मरी हुई नानी की फोटो चमकाने से तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तुम पहले से करम जली थी, करम जली हो और करम जली रहोगी। सुमन के बड़े मामा की बेटी शिल्पी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी अभी नाश्ता तैयार क्यों नहीं हुआ। उसकी मम्मी सुमन को डांटते हुए कहती है, इसको मेरी बेटी के खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ अपनी नानी की फोटो चमकाएगी। सुमन कहती है, मामी मैंने सब्जी बना दिया है। शिल्पी गुस्से में कहती है, सिर्फ सब्जी से पेट नहीं ना भरेगा। यह सुनकर सुमन रोटी बनाने चली जाती है। सुमन किचन में रोटी बना रही थी, तभी छोटे मामा की लड़की काजल सुमन से कहती है, मेरा दूध गर्म हुआ कि नहीं। सुमन कहती है, अभी शिल्पी के लिए रोटी बना रही हूँ, इसके बाद तुम्हारा दूध गर्म कर दूंगी। काजल कहती है, तुम 1 घंटे तक रोटी बनाओगी, उसके बाद मेरा दूध गर्म करोगी, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। काजल अपने मम्मी को बुलाती है और बढ़ा चढ़ा कर अपनी मम्मी से सुमन की बुराई करती है। काजल की मम्मी सुमन को बहुत डांटती है और अपने पति से भी सुमन की बुराई करती है। सुमन कहती है, छोटी मामी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप सिर्फ बात का बतंगड़ बना रही है। यह सुनकर सुमन की छोटी मामी उसे मारने जाती है, लेकिन सुमन के मामा उसे रोक देते हैं। मामा के कहने पर सुमन शिल्पी को खाना और काजल को दूध दे देती है, लेकिन सुमन की दोनों मामियां अब भी उसकी बुराई कर रही थी। इसके बाद सुमन घर के सभी कपड़े धोने लगती है। यह देखकर दोनों मामा की आंखों में आंसू आ जाता है। वे सुमन से कहते हैं, बेटी तुम तो अपनी दोनों मामियों के स्वभाव को जानती ही हो, उनकी बातें उनका व्यवहार देखकर हमें दुख होता है, लेकिन हम उन्हें डांट भी नहीं सकते, नहीं तो घर में झगड़ा और अशांति फैल जाएगी। अब तो शिल्पी और काजल भी तुम्हारी विरोधी हो गई है। सुमन मुस्कुरा कर जवाब देती है, मामा जी आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वे दोनों मेरी मामी है और शिल्पी और काजल मेरी छोटी बहनें। मुझे अपने लोगों की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं होता है, मैं ये सब काम खुशी से करती हूँ। अगले दिन सुमन नहा धोकर अपने चेहरे पर पाउडर लगा रही थी, तभी उसकी छोटी मामी उसे देख लेती है और गुस्से में कहती है, किसको दिखाने के लिए पाउडर लगा रही हो। बड़ी मामी भी ताना मारते हुए कहती है, तुम सच धज कर अपने दोनों मामाओं की इज्जत मिट्टी में मिलवाना चाहती हो। सुमन कहती है, नहीं मामी। इस पर दोनों मामियाँ एक साथ बोल पड़ती है, तो फिर श्रृंगार विंगार छोड़ो और हमारे लिए खाना ले आओ, बहुत भूख
भूख लगी है। सुमन चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी दोनों मामियों के लिए खाना ले आती है, लेकिन जब वे खाने बैठती हैं तो शिकायत करती हैं, सब्जी तो बहुत कम है। यह सुनकर सुमन रसोई में जाती है और जो थोड़ी बहुत सब्जी उसने बचा कर रखी थी वह भी लाकर अपनी मामियों को दे देती है। छोटी मामी बड़ी मामी से कहती है, देख रही है दीदी, इसने अपने लिए कितनी सारी सब्जी बचा कर रखी थी। सुमन सफाई देते हुए कहती है, मामी ये सब्जी मैंने मामा लोगों के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन उसकी बात को अनसुना करते हुए मामी उसे भला बुरा कहने लगती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर कहती है, अब बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। और दोनों मामियाँ बची हुई सब्जियाँ भी खा जाती हैं। सुमन भी बहुत भूखी थी, लेकिन जब उसके हिस्से में सब्जी नहीं बचा तो वह चुपचाप एक रोटी पर थोड़ा सा नमक और तेल लगाकर उसे खाने लगती है। सुमन को नमक रोटी खाते हुए उसके दोनों मामा देख लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वे दोनों सुमन की मामियों को डांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन के मामा की उनकी मामियों के आगे एक भी नहीं चलती है। रात में सुमन काजल का बिस्तर लगा रही थी, तभी वहाँ पर काजल की मम्मी आ जाती हैं और घर में पड़े उल्टे चप्पल को देखकर गुस्से में कहती है, सुमन चप्पल कौन सीधा करेगा, तुम्हारा मरा हुआ बाप। सुमन चप्पल सीधा करके बाहर आ जाती है। तभी शिल्पी उससे कहती है, मेरा कपड़ा प्रेस हुआ कि नहीं। सुमन कहती है, मैं भूल गई थी, मैं अभी जाकर प्रेस कर दे रही हूँ। तभी शिल्पी की मम्मी उसे सुनाने लगती है। सुमन कहती है, मामी मैंने शिल्पी का आरा वाला कपड़ा प्रेस किया था। शिल्पी कहती है, तुम जिस कपड़े को प्रेस करोगी क्या मैं वही पहन कर जाऊंगी? तुमने सारा कपड़ा प्रेस क्यों नहीं किया? तुम्हारी पसंद से मैं नहीं चलूंगी, समझी? माँ बेटियों का ताना सुनने के बावजूद सुमन शिल्पी का सारा कपड़ा प्रेस कर देती है। दिन भर घर का सारा काम करने की वजह से सुमन थक जाती है और उसका पैर दर्द करने लगता है, पर सुमन का दर्द समझने वाला इस घर में कोई भी नहीं है। अगली सुबह काजल और शिल्पी इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी और उनकी मम्मी उन्हें देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो IAS PCS की तैयारी कर रही हो। तभी सुमन अपनी दोनों मामियों के लिए चाय लेकर आ जाती है। छोटी मामी चाय लेने के बाद सुमन को रोटी बनाने के लिए कहती है, लेकिन सुमन रोटी बनाने जाती काजल उसे रील बनाने को कहती है। सुमन कहती है, मुझे आटा गूंथना है। बड़ी मामी कहती है, पहले काजल जो कह रही है उसे सुनो, आटा बाद में गूंथना। सुमन मोबाइल लेकर काजल और शिल्पी की रील बनाने लगती है, लेकिन नाचते वक्त काजल का हाथ सुमन के हाथ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल गिरकर टूट जाती है और सुमन को भी चोट लग जाती है। काजल टूटी हुई मोबाइल देखकर गुस्सा हो जाती है और सुमन को एक जोरदार चांटा लगा देती है और कहती है, क्यों रे पगली, अंधी हो गई है क्या? तुमने मेरा मोबाइल फोड़ दिया, इसका भरपाई कौन करेगा? उसकी बड़ी मामी भी उसे डांटने लगती है। सुमन रोते हुए कहती है, मामी मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मुझसे यह गलती से हो गया। लेकिन शिल्पी, काजल और उसकी मम्मी सुमन की एक भी नहीं सुनती है और उसे भला बुरा कहते हुए जमीन पर गिरा देती है। सुमन के दोनों मामा सुमन को उठाते हुए उसकी मामियों से पूछते हैं, तुम लोग इसकी ऐसी हालत क्यों कर रही हो? सुमन की बड़ी मामी कहती है, आप लोगों को सुमन की हालत दिखाई दे रही है, लेकिन उसने मोबाइल तोड़ दिया, यह दिखाई नहीं दे रहा। सुमन रोते हुए कहती है, नहीं मामा जी, मैंने जानबूझकर मोबाइल नहीं तोड़ा। शिल्पी कहती है, ज्यादा नाटक मत करो, भागो यहाँ से। सुमन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। काजल की मम्मी उसके पापा से कहती है, अगर कल तक आपने मेरी बेटी के लिए नई मोबाइल नहीं खरीदा तो मैं इस घर में आग लगा दूंगी। बेचारी सुमन अपने कमरे में आकर रो रही थी। उसके दोनों मामा आकर उसे चुप कराने लगते हैं। सुमन रोते हुए कहती है, मामा मैं इस धरती की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ क्या? सुमन के मामा कहते हैं, नहीं बेटी नहीं, जो तुमको रुला रहा है, तुम पर अत्याचार कर रहा है, वह बदकिस्मत इंसान है, तुम नहीं। बड़े मामा भी सुमन से कहते हैं, बेटी जो दुख सहता है बाद में वही सुख भोगता है। तुम्हारी दोनों मामियों को नहीं पता, वह तुमको रुलाकर पाप का भागीदार बन रही है और तुम यह सब सहकर पुण्य बटोर रही हो। सुमन कहती है, मामा मैं कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ। छोटे मामा कहते हैं, बेटी तुम हिम्मत बांध कर रखो, ये दुनिया वाले जिसको जितना नीचा दिखाते हैं उसको भगवान सबसे ऊंची जगह देते हैं। मन में हौसला रखो बेटी, जो भी तुम्हारे साथ होगा सब अच्छा होगा। एक दिन एक पंडित जी शिल्पी के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। लड़के के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद शिल्पी की चाची और मम्मी पंडित जी से कहती है कि वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। पंडित जी कहते हैं, पहले आप लोग अपने परिवार वालों से सलाह मशवरा कर लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर शिल्पी की चाची कहती हैं, हम दोनों ही इस घर की मुखिया हैं, जो फैसला होगा हम ही लेंगे। लड़के वालों के आने से पहले सुमन की दोनों मामियां उसे अच्छे से समझा देती हैं कि मेहमानों के सामने चाय नाश्ता किस तरीके से परोसना है। वो कहती है, तुम काजल से लिपस्टिक और पाउडर लेकर लगा लेना ताकि उन्हें न लगे कि हम लोग तुम्हें नौकरानी बनाकर
रखते हैं। लड़के वालों के आने पर सुमन उनके लिए चाय लेकर आती है। लड़का सुमन को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। इसी बीच पंडित जी के कहने पर काजल और उसकी मम्मी शिल्पी को लड़के वालों के सामने लेकर आती है। शिल्पी सबको नमस्कार करती है और उसकी मम्मी लड़के वालों को अपने पूरे परिवार से परिचय करवाती है। तभी लड़के की भाभी पूछती है, लड़की के किसी हुनर के बारे में बताइए। शिल्पी की चाची मुस्कुरा कर कहती है, हमारी बेटियां बहुत अच्छी रील बनाती हैं। इस दौरान लड़के की नजर एक बार फिर सुमन की तरफ चली जाती है। लड़के वालों से बात करते हुए शिल्पी के चाचा कहते हैं, हम दोनों भाइयों के बीच सिर्फ यही 2 बेटियां हैं। लड़का सुमन की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, ये कौन है? सुमन की छोटी मामी जवाब देती है, ये हमारी सिर की बोझ बनी हमारी छोटी ननद की बेटी है। लड़के के भैया पूछते हैं, इसके माता पिता कहाँ हैं? बड़ी मामी कहती है, इसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, तभी से यह हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। लड़का थोड़ी देर सोचकर कहता है, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? सुमन की बड़ी मामी कहती है, शादी विवाह की बात में खुलकर बोलना चाहिए, पूछिए क्या पूछना है। लड़का सुमन के मामा से कहता है, मुझे आपकी बहन की बेटी सुमन पसंद है। यह सुनकर सुमन की दोनों मामियां गुस्सा हो जाती हैं और लड़के वालों से बदतमीजी करते हुए उन्हें अपने घर से भगा देती हैं। इसके बाद वे सुमन को भी भला बुरा कहने लगती हैं। उन्हें लग रहा था सुमन की ही वजह से उनकी बेटी शिल्पी का रिश्ता टूट गया। सुमन के मामा उसकी मामियों को शांत स्वर में समझाते हुए कहते हैं, अगर सुमन सुंदर है तो इसमें उसकी क्या गलती है, और रही बात शिल्पी की तो उसके लिए इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। कुछ दिन बाद पंडित जी शिल्पी के लिए एक दूसरा रिश्ता लेकर आते हैं और इस बार रिश्ता शिल्पी के लिए नहीं बल्कि काजल के लिए भी था। सुमन की दोनों मामियां लड़कों के बारे में अच्छे से पूछताछ करने के बाद अगले दिन लड़के के घर उन्हें देखने आ जाती हैं, क्योंकि लड़के एक ही घर के थे और दोनों सगे भाई थे। सुमन के मामा और मामियों को लड़के पसंद आ जाते हैं और पंडित जी शादी का रिश्ता भी फिक्स कर देते हैं। इस खुशी में मामियां गांव की कुछ औरतों को चाय नाश्ता कराती हैं और अपने होने वाले दोनों दामादों की खूब बढ़ाइयाँ करती हैं। काजल और शिल्पी की शादी वाला दिन भी आ जाता है और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शिल्पी और काजल की शादी होने के बाद उनका परिवार बहुत खुश था। सुमन की बड़ी मामी सुमन से गांव में मिठाई बांटने के लिए कहती है। सुमन के छोटे मामा कहते हैं, सुमन क्यों मिठाई बांटने जाएगी? मिठाई बांटने के लिए मैं गांव में से किसी आदमी को बुला दे रहा हूँ। छोटी मामी कहती है, ये कहीं की महारानी है क्या? ये आदमी नहीं है। मामी की बात सुनकर सुमन शादी में आई हुई मिठाई को गाँव में बांटने लगती है। गाँव की एक औरत सुमन से कहती है, बेटी तुम अपने ससुराल की मिठाई कब खिलाओगी? सुमन ये बात सुनकर नाराज हो जाती है। गाँव के एक और घर मिठाई देते वक्त एक और महिला पूछती है, सुमन ये बताओ तुम्हारे मामा मामी तुम्हारा विवाह बूढ़ी हो जाने पर करेंगे क्या? तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो वह तुम्हें नौकरानी बनाकर ही रखेंगे और समय निकलने के बाद कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछेगा। तुम जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओगी। गांव में मिठाई बांटने के बाद सुमन अपने मामा जी से कहती है, मामा जी लाज शर्म का पर्दा हटाकर एक बात पूछूं? मामा जी कहते हैं, पूछो बेटी। सुमन कहती है, इस घर में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी भी शादी की उम्र हो गई है? सुमन की यह बात सुमन की मामियां भी सुन लेती हैं और कहती है, मैंने आज तक किसी भी लड़की को अपनी शादी की बात करते हुए नहीं देखा। छोटी मामी कहती है, इसको गुलछर्रे उड़ाने के लिए मर्द चाहिए जो इसके हाथ में हाथ डालकर घूम सके। बड़ी मामी सुमन के मामा से कहती है, इससे पहले कि यह आप लोगों के मुंह में कालिक पोत दे इसके लिए लड़का ढूंढिए। बड़े मामा कहते हैं, अभी मैंने 2 बेटियों का विवाह किया है, एक और के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सुमन कहती है, मेरी माँ का हिस्सा तो था ना। यह सुनकर सब अजीब तरह से उसकी ओर देखने लगती है। मामियाँ कहती है, तो हिस्से की बात कर रही है, अभी इसके मन में कितनी सारी बातें होंगी हमको कैसे पता? जल्दी से इसकी किसी भिखारी से शादी करा कर इस घर से विदा कर दो। एक दिन दोनों मामा एक पागल भिखारी को देखते हैं जिसे गांव के बच्चे परेशान कर रहे थे। भिखारी आकर उनके पीछे छुप जाता है। भिखारी को देखकर बड़े मामा छोटे मामा से कहते हैं, हम लोग जिसे खोज रहे थे वह मिल गया, यही बनेगा सुमन का दूल्हा। दोनों मामा भिखारी को लेकर घर आते हैं और कहते हैं, देखो सुमन, यही बनेगा तुम्हारा दूल्हा। सुमन अपने मामा जी से माफी मांगते हुए कहती है, मामा जी मैंने आप लोगों से शादी की बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी शादी किसी भिखारी से मत कीजिए, जब तक आप लोग नहीं कहेंगे मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन सुमन के मामा और मामी उसकी बात नहीं सुनते हैं और एक मंदिर में उसकी शादी इस भिखारी से करवा देते हैं। भिखारी सुमन को अपने घर ले जाते समय रास्ते में भी पागलों जैसी हरकतें करता है। घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। सुमन देखती है कि गाड़ी एक बड़े से घर के पास आकर रुकी है और पूरा घर रोशनी से सजा हुआ है। भिखारी मुस्कुराकर सुमन से कहता है, यह मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी। सुमन भिखारी को गौर से देखती है तो उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। भिखारी जब अपनी नकली बाल और दाढ़ी हटाता है तो सुमन तुरंत उसे पहचान लेती है। यह वही आदमी है जो शिल्पी को देखने आया था और मुझे पसंद कर लिया था। तब जाकर सुमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और उसका ससुराल में एक दुल्हन की तरह ही गृह प्रवेश
महसूस होता है। सुमन का पति उससे कहता है तुम खुश तो हो ना? सुमन कहती है मैंने जीवन में इतना दुख सहा है कि यह सुख मेरे लिए एक सपना लग रहा है। फिर सुमन पूछती है आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? सुमन का पति बताता है तुम्हारी बहन को पसंद न करने के बाद मैं तुम्हारे मामा लोगों से मिला था और उनसे तुम्हारी शादी मुझसे करने को कहा था। उन्होंने कहा समय आने पर हम तुम्हें फोन करेंगे। कुछ दिन इंतजार के बाद तुम्हारे मामा जी ने फोन करके कहा अगर तुम्हें सुमन से शादी करना है तो तुम्हें भिखारी बनकर हमारे घर आना पड़ेगा और मैं इसके लिए मान गया। अगले दिन सुमन अपने मामा जी को फोन करके उन्हें प्रणाम करती है और मामा उसे आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं कैसी हो बेटी? सुमन कहती है मामा जी आप लोगों ने ही मेरा विवाह कराया और अब आप लोग ही पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मामा जी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दुख के दिन चले जाएंगे। आप लोगों ने मेरे जीवन में खुशियों का ढेर लगा दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हे भगवान मेरी उम्र मेरे मामा लोगों को लग जाए। दोनों मामा रोते हुए कहते हैं नहीं बेटी नहीं, बल्कि हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम किस किस को अपना मुंह दिखाएंगे? फिर मामा लोग कहते हैं तुम्हारी मामियों ने तुम्हें बहुत परेशान किया पर बेटी अपनी मामियों को भी माफ कर दो। सुमन कहती है मामा जी अब आप लोग रोइए मत क्योंकि आप लोगों ने मेरी शादी करवाने के लिए बहुत नाटक किया है। सुमन को उसकी मुंह दिखाई में भी खूब सारा सामान और प्यार मिलता है। इधर शिल्पी और काजल के पति उन्हें मार मार कर उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे क्योंकि उन्हें शिल्पी और काजल के घर वालों से 50 लाख रुपए चाहिए थे। काजल और शिल्पी अपने घर पर फोन लगाती हैं और अपनी मम्मी से कहती हैं यह लोग 50 लाख रुपए के लिए हमें मार रहे हैं। इनको मुर्गी फार्म खोलने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। काजल की मम्मी उनकी सास से बात करने को कहती है। काजल की सास कहती है बोलो मुझे सुनाई दे रहा है। शिल्पी की मम्मी कहती है आपके बेटों की इतनी हिम्मत, वो हमारी फूल जैसी बेटियों को मार रहे हैं। शिल्पी की सास कहती है अभी तो हाथ से मार रहे हैं, मैंने तो लाठी भी दे दिया है मारने के लिए। शिल्पी और काजल के पति उसकी मम्मी से कहते हैं सासू माँ ये दोनों हमारे लिए कोयला है, आप लोग हमें 50 लाख रुपए मुर्गी फार्म खोलने के लिए दे दीजिए, इसके बाद हम इस कोयले को सोना बना कर रखेंगे। काजल के पापा उसकी मम्मी से कहते हैं चिल्लाने से क्या होगा, हम लोग जाकर बात करते हैं। काजल की मम्मी कहती है आप लोग क्या बात करेंगे, उसकी सास तो कचकच करके हमारा दिमाग खराब कर चुकी है। शिल्पी की मम्मी भी कहती है अब देखना समधन के साथ उसके दोनों बेटे भी मार खाएंगे और हमने बुलडोजर लगवा कर उनका घर नहीं गिरवा दिया तो एक बाप की बेटी नहीं। दोनों गुस्से में अपने दामाद के घर पहुंचती हैं, लेकिन उनके गुस्से का न तो समधन पर और न ही दामाद पर कोई असर पड़ता है। दामाद साफ साफ कह देते हैं 50 लाख रुपए देने के बाद ही आप लोग अपनी बेटी से मिल सकती हैं। अपनी बेटी से मिलने के लिए दोनों समधन से झगड़ा कर लेती हैं, पर उनकी समधन और दामाद उन्हें अपनी बेटी से मिले बिना ही भगा देते हैं। शिल्पी की सास उसके ऊपर गर्म चाय फेंक देती है और काजल को पानी तक नहीं पीने देती है। अब काजल और शिल्पी को समझ में आने लगता है उन्होंने सुमन के साथ जो बुरा व्यवहार किया था अब वही उनके साथ हो रहा है, यह उनके कर्मों का फल है। शिल्पी की सास उसे घाव पर मरहम भी नहीं लगाने देती बल्कि गर्म तवे पर उसका हाथ जला देती है और दोनों को बिना खाना दिए ही उनसे काम करवाती है। शिल्पी और काजल के पापा 50 लाख रुपए के लिए अपनी जमीन बेचने जाते हैं, लेकिन उनकी जमीन नहीं बिकती क्योंकि 50 लाख रुपए की रकम बहुत ज्यादा थी, जिससे जमीन बिकने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। लेकिन उनके दामाद को फिलहाल में ही 50 लाख रुपए चाहिए थे। काजल और शिल्पी के पापा उनके ससुराल वालों से कहते हैं पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। ससुराल वाले इसके लिए मान जाते हैं। फिर काजल और शिल्पी के पापा अपने समधन से कहते हैं समधन जी बस एक बार हमें अपनी बेटियों को दिखा दीजिए, इससे हमें बहुत संतोष मिलेगा। शिल्पी का पति कहता है कैसी बेटी, जब तक पैसा नहीं मिलेगा देखना तो दूर उनकी आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी। दोनों अपनी बेटियों से मिलने के लिए अपनी समधन के पैर में गिर जाते हैं, लेकिन समधन अपने बेटों से कहकर उन दोनों को घर से बाहर निकलवा देती है। सुमन के दोनों मामा जी अपनी बेटियों से मिले बिना ही जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गाड़ी टक्कर मार देती है। रास्ते से गुजर रहे पंडित जी सुमन की दोनों मामा को घायल रूप में देख लेते हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाकर सुमन को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। सुमन अपने मामा को देखने अस्पताल पहुंचती है। वह अपनी मामियों से पूछती है मामा जी कहाँ हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय मामियां सुमन को ही भला बुरा कहने लगती है और इस घटना का दोष सुमन पर ही लगाती है। तभी अस्पताल की एक नर्स सुमन की दोनों मामियों को डांटने लगती है क्योंकि वे अस्पताल में शोर कर रही थी। सुमन नर्स से पूछने के बाद मामा लोगों से मिलने जाती है तो देखती है उनको बिल्कुल भी होश नहीं है। डॉक्टर के आने पर सुमन उनसे पूछती है डॉक्टर साहब मेरे मामा लोगों का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं अभी इनका पैसा नहीं जमा हुआ है। सुमन कहती है आप लोग इलाज कर दीजिए, मैं पैसा जमा कर दे रही हूँ। मामा लोगों का इलाज होने के बाद सुमन पूरी रात उनकी देखभाल करती है। अगली सुबह दोनों मामा को होश आ जाता है, जिसे देखकर सुमन बहुत खुश होती है और कहती है मामा जी मैं जब तक हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर सुमन बड़े मामा जी से पूछती है मामा जी आखिर
ये सब कैसे हुआ। सुमन के मामा उसे सारी घटना के बारे में बता देते हैं, किस तरह से काजल और शिल्पी को उनके ससुराल में 50 लाख रुपए के लिए उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और बेटियों की चिंता की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई। यह सब सुनकर सुमन को गुस्सा आ जाता है और वह शिल्पी काजल से मिलने उनके ससुराल आ जाती है। शिल्पी की सास पूछती है, कौन हो तुम। सुमन कहती है, मैं काजल और शिल्पी की बड़ी बहन हूँ। सास कहती है, यहाँ पर आई हो नेतागिरी करने, उनकी इतनी फिक्र है तो पहले 50 लाख रुपए दो। सुमन शिल्पी की सास से कहती है, तुम लोग इतने नीच हो गए हो, जिस पिता ने तुम लोगों को अपनी बेटी दे दिया उनसे पैसे मांग रहे हो। शिल्पी का पति कहता है, आखिर उस घर से हमें मिला ही क्या है। सुमन कहती है, दूसरे का घर लूट कर अपना घर भरने में तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। काजल का पति कहता है, किस चीज का शर्म, दोनों की संपत्ति पर तो हमारा ही अधिकार है और हम लोगों को मुर्गी फार्म खोलना है और उसके लिए हमें पैसे तो चाहिए। सुमन कहती है, तो क्या तुम लोग गुंडागर्दी करोगे, मर्द हो अपनी मेहनत से पैसा कमाकर मुर्गी फार्म खोलो। शिल्पी और काजल के पति सुमन से कहते हैं, पैसे देना है तो दो, भाषण मत करो, नहीं तो हमने जिस तरह से दोनों बुढ़ियों को मारकर भगा दिया उसी तरह से तुम्हें भी मारकर भगा देंगे। सुमन कहती है, ठीक है मारो, मारकर भगा दो। सुमन का पति भी यह सब हरकतें देख रहा था। जैसे ही शिल्पी का पति सुमन पर हाथ उठाने जाता है, सुमन का पति उसे रोक देता है। दोनों सुमन के पति को देखकर हाथ जोड़ लेते हैं और माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि वे उनके साहब थे। कुछ देर तक माफी मांगने के बाद सुमन उन्हें माफ कर देती है और अपने पति से उन्हें 50 लाख रुपए का चेक दिलवा देती है, ताकि दोनों मुर्गी फार्म खोल सके और उनकी दोनों बहनें सुखी रह सके। फिर सुमन शिल्पी और काजल को लेकर अस्पताल आ जाती है, ताकि वे अपनी माँ और पिताजी से मिल सके। सुमन अपनी मामियों से कहती है, मामी जी अब चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मामियाँ सुमन को देखकर फिर से गुस्सा हो जाती हैं और उसे भला बुरा कहने लगती हैं। तभी सुमन के दोनों मामा आकर उन्हें चुप करा देते हैं और सुमन की मामियों को डांटते हुए कहते हैं, यह सब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है यह सब तुम लोगों के ही कुकर्मों का फल है। अगर आज हम लोग जिंदा हैं और शिल्पी काजल सही सलामत है तो यह सिर्फ सुमन की वजह से है। दोनों मामियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे सुमन से माफी मांगने लगती हैं। वे कहती हैं, बेटी हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमें माफ कर दो। मामियों के मुंह से बेटी शब्द सुनते ही सुमन खुशी के आंसू बहाने लगती है और उन्हें माफ कर देती है। मामियाँ सुमन से पूछती है, बेटी दामाद जी कहाँ हैं? सुमन का पति प्रणाम करते हुए कहता है, मामी जी मैं ही हूँ आप लोगों का भिखारी दामाद। मामियाँ दामाद जी से भी अपनी गलती की माफी मांग लेती हैं। फिर वे सुमन से कहती हैं, तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन हमारा फर्ज अभी बाकी है, हम तुम्हें अपने घर से विदा करना चाहते हैं। यह सुनकर सुमन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। सुमन का पति कहता है, आप सही कह रही हैं मामी जी, ये हम दोनों के लिए सौभाग्य की बात होगी। दोनों मामियाँ एक माँ की तरह पूरे रीति रिवाज से सुमन को दुल्हन की तरह विदा कर देती है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस भोजपुरी फिल्म पराई बेटी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।